भारतीय राष्ट्रवाद के दूसरे चरण में उग्रवादी राजनीति का उदय हुआ। प्रथम चरण में कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभुत्व था, लेकिन उदारवादी नेताओं की राजभक्ति और संवैधानिक पद्धति से नए तरुण वर्ग को राजनीतिक असंतोष था। उन्होंने नरम दलीय नेताओं की प्रार्थना, प्रतिवेदन और विनय एवं अनुग्रह नीति के खोखलेपन को उजागर किया। इसी के फलस्वरूप कांग्रेस के एक नए एवं तरुण दल का उदय हुआ, जो पुराने नेताओं के आदर्श और तरीकों का कड़ा आलोचक था। उसने उदारवादियों की अनुविनय नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। ये क्रुद्ध तरुण लोग संवैधानिक साधनों तथा अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रखते थे। ये चाहते थे कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज्य होना चाहिए और इसी वे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसे लोगों को उग्रवादी कहा गया। ये जो उग्र राष्ट्रवाद की भी दो धाराएं विभक्त हुई, पहली उग्रवादी और दूसरी आतंकवादी। उग्रवादी अत्यंत तीव्र राजनीतिक संघर्ष में विश्वास रखते थे तथा आतंकवादी सरकारी अधिकारियों की हत्या, लूट व छोटी मोटी बगावतों में विश्वास रखते थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद के उदय के कुछ कारण भी थे। उग्रवाद के प्रमुख कारण क्या रहे? 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में नरम दलीय राष्ट्रवादियों की भिक्षुक वृत्ति और पश्चिमी आचार विचार से सामान्य जनता भी चिढ़ने लगी। इस उदार राष्ट्रवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उग्रवादी अर्थात गर्म दल के व्यक्तियों ने रचनात्मक स्व विकास का मार्ग अपनाया। उन्होंने स्वदेशी शब्द पर सबसे अधिक बल दिया। उन्होंने स्वदेशी उद्योगों के पुनः विकास पर जोर दिया और अंग्रेजों के स्थान पर स्वदेशी भाषा के प्रचलन एवं प्रसार पर भी उनका काफ़ी बल था। हिंदी भाषा के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को घर घर पहुंचाया। कृषक वर्ग व श्रमिक वर्ग को अपना परम सहयोगी बनाने हेतु उनके आर्थिक पहलुओं का उन्होंने मंथन किया और स्पष्ट है कि उग्रवादियों का कार्यक्षेत्र उदारवादियों की अपेक्षा विस्तृत और व्यापक हुआ। इसीलिए विभिन्न कारणों से में हम श्रेणीबद्ध करते हुए सबसे पहले राजनीतिक कारणों की चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय घटनाओं के अंतर्गत जो घटनाएं हुई 19वीं शताब्दी के अंतिम और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुई। पहला, उदारवादियों की आंदोलन के प्रति उदासीनता। उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के एक प्रमुख कारण उदार दल के नेताओं में गतिरोध उत्पन्न हो जाना था। तार्किक नियम के अनुसार कोई भी आंदोलन लंबे समय तक गतिहीन नहीं रह सकता। या तो उसकी गति का और अग्रसर होगा या अपकश की ओर बढ़ेगा। उदारवादी आंदोलन के पक्षधर नहीं थे। वे कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं करना चाहते थे जिससे ब्रिटिश सरकार नाराज हो और उन्हें जेल की यातनाएं भोगनी पड़े। उदारवादियों की यह नीति 1905 तक चली। अंत में राष्ट्र के हित में विचार करने वालों के दिल में संगठन की इस आक्रमणीयता से खींच हो गई और उन्होंने आंदोलन के लिए आंदोलित करना शुरू किया और वे उदारवादियों की ब्रिटिश राजभक्ति को तिरस्कृत समझने लगे और आगे का आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा, 1892 का अधिनियम 1892 के से 1905 के अंतराल में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने भारत के राष्ट्रवादियों के दिल को झकझोर दिया। हालांकि
ब्रिटिश सरकार ने 1892 के अधिनियम में उदारवादियों से उत्पन्न आक्रोश को शांत करने के लिए पारित किया था, परंतु इस अधिनियम से उदारवादी असंतुष्ट हुए। इसके अलावा भी जो अधिनियम पारित किया गया, उन्होंने भारतवासियों के राजनीतिक अधिकारों पर आघात ही किया। लोकमान्य तिलक, भारतीय समाचार पत्र व संपादकों द्वारा जब इन अधिनियमों की आलोचना की गई तो आलोचकों को बंदी बना लिया गया। इन परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार के समर्थक स्वयं गोखले ने कहा, अफसरशाही खुले रूप से स्वार्थी होती जा रही है और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का खुला विरोध कर रही है। अब वह समय आ गया था कि जब जनता उदारवादियों के ज्ञापन व अनुरोध करने से संतुष्ट रहने वाली नहीं थी। इसी के साथ साथ भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ कि 1898 में लॉर्ड कर्जन का भारत आगमन। उग्रवाद के प्रसार के क्षेत्र में कर्जन का भारत आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है। P.E. रॉबर्ट्स के अनुसार भारत में किसी अन्य वायसराय को अपना पद संभालने से पूर्व भारत की समस्याओं का इतना अधिक ज्ञान नहीं था जितना कि लॉर्ड कर्जन को था। उसने अपने उत्तरदायीपूर्ण व गौरवपूर्ण पद संभालने पर स्वयं लॉर्ड कर्जन ने भी अपने भाषण में कहा कि मैं भारत को, उनके लोगों को, उनके इतिहास को, उनकी सरकार को, उनकी सभ्यता के रहस्य को और उनके जीवन को प्यार करता हूँ। उनके इस कथन से भारतवासियों ने सोचा कि वह रिपन की भांति ही भारत का भला करेगा और लोकप्रिय बनेगा। इंग्लैंड से भारत को रवाना होते हुए उसने कहा था, मैं वायसराय के पद को सहर्ष स्वीकार करता हूँ क्योंकि मुझे भारत तथा भारत के लोगों से बड़ा लगाव है। भारत आते ही विख्यात के स्थान पर वह कुख्यात होने लगे और कई सुधार इस प्रकार किए कि भारतवासी इससे संतुष्ट नहीं रहे। 1904 के बजट में कर्जन ने घोषणा की कि मेरी दृष्टि में शासित लोगों के संतोष का दूसरा नाम ही प्रशासन की कुशलता है, परंतु अच्छे प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ कतिपय ऐसे सुधार कर गया कि वह भारत में सदा के लिए अपयश का भाजन बन गया। भारत में उग्रवाद को अधिक प्रबल बना गए। उनके द्वारा भारत सचिव हैमिल्टन को लिखा कि कांग्रेस गिरने को लड़खड़ा रही है और मेरी यह सबसे बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक हो सकूं। अतः उसने कांग्रेस की मांगों की ओर ध्यान न देते हुए ऐसे कानून बनाना आरंभ किया जो उदारवादी कांग्रेस नेताओं की नीति के भी विरुद्ध थे। स्पष्ट कहना था उनका कि यदि कांग्रेस निर्दोष है तो बेकार है और यदि सरकार विरोधी है तो राजद्रोहात्मक है। अतः ऐसे कानून पास कर भारतीयों की स्वतंत्रता का अपहरण करते थे और हिंदू मुस्लिमों में सांप्रदायिकता फैलाने का भी कार्य उनके द्वारा किया गया। इसी में कलकत्ता नगर अधिनियम 1899 लॉर्ड कर्जन ने सत्ता का विकेंद्रीकरण की दृष्टि से तथा नगर निगम की स्वायत्ता समाप्त करने की दृष्टि से 1899 में कलकत्ता नगर निगम अधिनियम पारित किया, जिसके फलस्वरूप निगम के सदस्यों की संख्या 75 से घटाकर के 50 कर दी गई। 25 सदस्यों को कम किए गए। ये सब निर्वाचित भारतीय थे। परिणामतः भारतीय सदस्यों की संख्या निगम में कम हो गई। इसके साथ ही कलकत्ता नगर निगम के अधिकारों में भी कमी की गई। लॉर्ड कर्जन स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में कोई आस्था ही नहीं रखते थे और निर्वाचित सदस्यों के कम हो जाने से अंग्रेज मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक हो गई और इस प्रकार अब किसी का भी नियंत्रण नहीं रहा। बंगाल में राष्ट्रीयता वहाँ के नगर निगम के सहयोग से ही पनप और प्रबल हो रही थी, लेकिन इस परिवर्तन से निर्वाचित सदस्यों में कलकत्ता के बुद्धिजीवी, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता होते थे, तो सरकार पर से उनका नियंत्रण हट गया और वे सरकार के कट्टर विरोधी
हो गए। इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी इस अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि स्थानीय स्वायत्त शासन का मखौल उड़ाने वाला इस अधिनियम को बताया। निसंदेह इस अधिनियम का विरोध होना ही था और ऐसा भयंकर विरोध हुआ कि कलकत्ता में आज तक ऐसा विरोध कभी नहीं हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्वयं निगम के सदस्य थे और 23 सदस्यों के साथ निगम से वे त्यागपत्र उन्होंने दे दिया। दूसरा है विश्वविद्यालय संबंधी अधिनियम। शिक्षा के सुधार की नीयत से लॉर्ड कर्जन ने 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया। उसमें शिक्षा विभाग के उच्चतम पदाधिकारी तथा प्रमुख विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, परंतु भारतीय एक भी नहीं था, जबकि शिक्षा का पाठ्यक्रम व नीति भारत के लिए निर्धारित होनी थी। इस सम्मेलन का आयोजन कर कर्जन ने यह ढिंढोरा पीटा कि इससे शिक्षा के स्तर में चहुमुखी विकास और वृद्धि होगी। इसीलिए शिक्षा सुधार के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन ने अपने विधि मंत्री सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। थॉमस रेले ने यह रिपोर्ट 1902 में प्रस्तुत की। रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही भारतीय बुद्धिजीवियों ने इसकी कटु आलोचना आरंभ कर दी, परंतु कर्जन ने आलोचना पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। वह चाहता था कि शिक्षा पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में रहे। वह विश्वविद्यालय व कॉलेजों को राष्ट्रीयता प्रसार का केंद्र समझता था। अतः विश्वविद्यालय पर कड़ा नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से उसने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के पारित हो जाने से सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम हो गई। कॉलेजों को विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्रदान करने और कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने का अंतिम अधिकार सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया गया। कॉलेजों में एक न्यूनतम शुल्क निर्धारित करने का प्रयास भी किया गया। स्पष्ट है, इस अधिनियम की मंशा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को समाप्त करना था। अतः भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा इस अधिनियम का विरोध स्वाभाविक ही था। उन्होंने इस अधिनियम को अप्रजातांत्रिक और सीमित प्रकृति वाला बताया, क्योंकि इसके अंतर्गत संबद्धता के नियम कठोर कर दिए गए और सीनेट की संख्या भी कम कर दी गई। बी ग्रेड के कॉलेज बंद कर दिए गए और कॉलेजों पर शिक्षा निदेशकों का नियंत्रण स्थापित किया गया। कॉलेज में शिक्षण शुल्क बढ़ाया गया। शिक्षा निदेशक के द्वारा कॉलेजों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक कर दिया गया। इन सब नियंत्रणों की मंशा यही थी कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त कर उन्हें पूर्ण रूप से सरकार के कठोर नियंत्रण में लिया जाए। कॉलेज शिक्षा पर खर्च नहीं बढ़ाया गया। वह कुल बजट का 2.5% ही रहा। विश्वविद्यालयों को प्रधानतः परीक्षा लेने वाले निकायों के बजाय स्नातकोत्तर शिक्षा का केंद्र बना दिया गया और सरकारी अनुदान पर अंकुश लगा दिया गया। प्रोफेसरों की नियुक्ति सरकारी अनुमति से होने लगी। इस प्रकार विश्वविद्यालय भी पुलिस विभाग की भांति ब्रिटिश सरकार की संरक्षण संस्थाएं ही बन गई। इस कृत्य ने राष्ट्रवाद के उठते ज्वर में विश्वविद्यालय अधिनियम से बुद्धिजीवी व शिक्षा प्रेमियों के लिए एक ज्वार उत्पन्न किया और इसकी कटु आलोचना की गई।